हेलो 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 एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल मजे में हो मेरी तरह। तो आइए करते हैं शुरुआत एटम एंड न्यूक्लियाई की। तेज रफ्तार में करेंगे हम लोग पहले एक क्विक रिकैप और फिर करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो पहले हम शुरुआत कर रहे हैं एटम्स की। एटम में पहला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन साहब ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि जो एटम है एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज स्कैटर्ड है, पॉजिटिव चार्ज क्लाउड आप इमेजिन कर सकते हैं ये पूरा, जिसके बीच में एम्बीडेड है नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक तरबूज में होते हैं बीज। ठीक है, तो ये प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल एब्सर्ड मॉडल है। इसमें स्टेबिलिटी वगैरह की कोई बातें नहीं की गई। किसी को नहीं मालूम कि अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो ये टिका कैसे हुआ है, इस वजह से इसको कर दिया डिस्कार्ड। ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं। सो एटम एज अ होल is electrically neutral because the positive charge present on the atom equals the negative charge. पहली बात, atom is positively charged sphere of radius 10 to the power minus 10 meter in which electrons are embedded. दूसरा point, the positive charge the whole mass of the atom is uniformly distributed throughout the sphere. पहली बात तो ठीक है, बाद की दोनों बातें गलत। ठीक है, और इसमें ये बात भी गलत है। मतलब पहला स्टेटमेंट आधा सही है कि एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, बाकी सारी बातें गलत हैं। तो सर पढ़ा क्यों रहे हो गलत? गलत पढ़ाएंगे तभी तो पता चलेगा कि समस्या क्या थी और वो रेक्टिफाई कैसे हुई। अब एक एक्सपेरिमेंट, सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड साहब का, हम सबको मालूम है व्हाट इट वाज द अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स थे वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे पिछले मॉडल को। तो क्या आउटकम्स थे तेज रफ्तार में देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट। मालूम है कि जितने अल्फा पार्टिकल्स निकले वो सीधे सीधे निकल लिए बिल्कुल गोल्ड फॉइल में से। ओके, थ्रू द गोल्ड फॉइल एंड प्रोड्यूस्ड अ फ्लैश ऑन द स्क्रीन एज इफ देयर वर नथिंग इनसाइड द गोल्ड फॉइल। इससे यह साबित हुआ कि मैक्सिमम स्पेस जो है एटम में वो तो खाली ही है। ओके, कुछ पार्टिकल्स ने क्या किया, स्कैटर हुए किसी एंगल पे, और बहुत ही कम पार्टिकल्स टकरा के आए वापस। ठीक है, अब अगर आप बात करें कि सर ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये डिविएट किसके कारण हो रहे हैं, सोचने वाली बात है। डेफिनेटली ये डिविएट हो रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है भाई, मालूम है हमको। एक न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं नेग्लिजिबल मास है उनका। तो अगर डिफ्लेक्शन है तो वो सिर्फ और सिर्फ किन के कारण है? वो है पॉजिटिव चार्ज के कारण। और यहां से हमको ये पता चला कि एक ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसमें मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज या पूरा ही पॉजिटिव चार्ज और मैक्सिमम मास कंसंट्रेटेड होता है सेंटर पे, और उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं न्यूक्लियस। और अगर हम बात करें एटम के साइज और न्यूक्लियस के साइज की, तो रेशियो बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे क्रिकेट स्टेडियम में छोटी सी क्रिकेट की बॉल सेंटर पे रखी हुई है। ओके, सो आफ्टर दिस रदरफोर्ड्स मॉडल में क्या प्रॉब्लम्स थी? व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल? रदरफोर्ड साहब ने ये बातें तो बिल्कुल सही बताई, ठीक है, जो बातें अभी हम लोगों ने पढ़ी ये बातें ठीक थी, इनमें दिक्कत कोई नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम कहां क्रिएट हुई? प्रॉब्लम यहां क्रिएट हुई कि सर आप ये कह रहे हो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आउटकम की हम बात कर रहे हैं, दैट मैक्सिमम मास एंड होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और इसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं अगर किसी भी एक ऑर्बिट की बात करूं तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, न्यूक्लियस के आसपास अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने हमको ये तो समझा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ के हमको इतना तो मालूम है कि एक चार्ज अगर रेस्ट पे होता है तो वो क्या शो करता है? तो उसके साथ लिंक्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जेनरेशन होता है। एक चार्ज अगर मूव कर रहा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है कहानी में। और अगर एक चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज है कंटीन्यूअस एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो ये एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि भाई साहब थ्योरी कैसे हमारी जो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है ये तो क्या कहना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्ट होगी नहीं। ठीक है, या तो ये बात गलत या ये बात गलत। और अगर ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो फिर इसका रेडियस छोटा क्यों नहीं हो रहा, और होते 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 ये अंदर क्यों नहीं घुस रहा? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो सारी चीजें खत्म हो जानी चाहिए, सिस्टम कोलैप्स कर जाना चाहिए, यूनिवर्स खत्म हो जाना चाहिए, सब खत्म। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो गलती है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम जेन्युइन थी और इसका रीजन अभी तक नहीं मालूम किसी को कि क्यों नहीं हो रहा है। इसके बाद एक और महाशय आए, बहुत महान साइंटिस्ट बोहर साहब। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि मैं कुछ पोस्टुलेट्स दे रहा हूं, मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, अगर आप इन पॉइंट्स को मानोगे तो आपकी थ्योरी सेटिस्फाई रहेगी। आप जो समझ रहे हो ना, इस सब को सपोर्ट करने वाला स्टेटमेंट उन्होंने दिया। टू बी वेरी प्रिसाइज, इट्स नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, ये लॉ नहीं है, पोस्टुलेट्स हैं। किनके? बोहर साहब के। और एक्चुअल रीजन क्या है वो अभी तक पूरी बातें मैं बता भी दूंगा ना, उसके बाद भी आप ये सोचोगे कि इस आदमी ने ये सब तो बता दिया, सारी थ्योरीज बता दी, सारे बड़े बड़े साइंटिस्टों के आउटकम्स भी बता दिए, लेकिन ये सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं कर रहा है। और इसका जवाब ना मेरे पास है ना प्रेजेंटली किसी और के पास है। आप लोग पढ़ो, लिखो, रिसर्च करो और आप लोग जवाब निकल जाए तो अच्छी बात है। सो बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। ओके, हम एक एजम्पशन बेस्ड थ्योरी पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो। इतने सालों से साइंटिस्ट लोग इतनी रिसर्च कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है, उसके बाद भी हम आज तक एजम्पशंस पढ़ रहे हैं। तो चलो एनीवेज करते हैं बात आगे। An electron in an atom moves in a circular orbit about the nucleus under the influence of Coulomb's force of attraction, ठीक है। Between the electron and whom and the nucleus, सीधी सी बात है, ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में अट्रैक्शन है। As the atom as a whole is stable, the Coulombian force of attraction provides the required centripetal force, मतलब जो centripetal force है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा मिल रहा है। तो आपने कह दिया m v स्क्वेयर बाई आर इक्वल्स के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, Z को 1 रख दीजिए, ये एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया पहला। अगली बात ये है कि हम जिन ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं ये स्टेबल ऑर्बिट्स हैं। अब ये नया फंडा क्या है, क्या पंगा ये स्टेबल ऑर्बिट का? बात ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, बहुत चूजी है वो, ठीक है। उसको हर ऑर्बिट अच्छा नहीं लग रहा है, उसको कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स ही अच्छे लग रहे हैं और वो कहलाते हैं उसके स्टेबल ऑर्बिट्स या तो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ओके, वो कहलाते हैं उसके स्टेबल ऑर्बिट्स। मतलब इलेक्ट्रॉन इसके आसपास के किसी ऑर्बिट में स्टेबल नहीं होगा, कुछ ही पर्टिकुलर ऑर्बिट्स हैं जिसमें कि वो स्टेबल होगा। स्टेबल होने से क्या मतलब है कि एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, घूमता रहेगा उस सर्कल में, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन वाकई में सर्कल में घूम भी रहा है या नहीं, ये भी एक हमको नहीं मालूम कि एक्चुअल में सर्कुलर ही होता है क्या उसका मोशन, समझ रहे हो। ये तो हम एजम्पशंस पे पढ़ रहे हैं ना, ये सारी बातें, दीज आर एजम्पशंस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि ये रहा इलेक्ट्रॉन, अब ये इस ऑर्बिट में स्टेबल है। हमको ये मालूम है, वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स, और मैटर वेव्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर पार्टिकल के साथ लिंक्ड होती है उसकी वेव, है ना। तो अगर ये पार्टिकल है, ये घूम रहा है ऑर्बिट में, तो इसकी वेव भी है। अब देखो पूरे ऑर्बिट में either it would be corresponding to lambda or 2 lambda और 3 लैम्डा, लेकिन अगर 3.5 लैम्डा तो ये पॉसिबल नहीं है। बनाना तो 4 चाह रहा था मैं, लेकिन 3.5 बने, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो ये ऑर्बिट है, इफ दिस इज एन ऑर्बिट, है ना, तो अब बनाते हैं हम लोग 3 बना देते हैं कायदे से, ठीक है। लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, खेल खत्म। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके आसपास और कितने लैम्डा बन रहे हैं इसमें कुल मिला के 3 लैम्डा बन रहे हैं, या तो 4 लैम्डा बनेंगे। मतलब 2 पाई आर जो है ना टोटल, दैट्स गोइंग टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई आर इज गोइंग टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ओके, 2 पाई आर इज n टाइम्स ऑफ लैम्डा, आइदर 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, कुछ भी हो सकता है। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। अब यहां से हम बात कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की। अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो इन स्टेबल ऑर्बिट्स के लिए एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ क्वांटिटी दैट्स h अपॉन 2 पाई। ओके, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, मालूम है हमको। तेज रफ्तार में इस मॉडल में क्या दिक्कतें थी, इस मॉडल की क्या शॉर्टकमिंग्स थी, इस मॉडल के साथ क्या प्रॉब्लम्स थी। इस मॉडल के साथ ये प्रॉब्लम्स थी कि सबसे पहले ये मॉडल ब्रेकिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसको हम कहते हैं जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। लिखा यहां पे नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख लेना जो मैंने कहा, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक, मैंने ब्रेकिंग कहा, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ, सॉरी, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। थ्योरेटिकल सवाल पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। दिस मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द सर्कुलर ऑर्बिट
ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर एज इन रियलिटी देयर इज नो ऑर्बिट। ठीक है, बातें बढ़ाते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन इज प्रिज्यूम टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस वेयर एज इन रियलिटी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिस्क्राइब। हमको नहीं मालूम कि एक्चुअल में क्या मोशन है, कैसा मोशन है। गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई आई एम हैविंग this Kada along with the lecture. You please keep on noting and ignore this. This model could not explain the intensity of spectral lines. ये मॉडल स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ठीक है, एक मिनट। आप लोग भी गले का बहुत ध्यान रखिए। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है ना, अभी जो बारिश का टाइम है, बहुत जल्दी कफ एंड कोल्ड हो रहा है और आई डोंट वांट कि इस टाइम पे आप लोग बीमार पड़ो, क्योंकि अब जैसे मैं एक दो दिन थोड़ा भीगा तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि थोड़ा कफ एंड कोल्ड हुआ, तो दैट अफेक्ट्स द डे टू डे एफिशिएंसी, कि जितने एफिशिएंटली आप पढ़ाई कर सकते हैं अननेसेसरीली वो हैम्पर हो जाती है इसी टाइम पे, है ना। सो प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली सजेस्ट। और खाने का बहुत ध्यान रखो, मम्मी जो कहती है वो खाओ कायदे से, है ना। और अगर कुछ काढ़ा वाड़ा पीने का कहती है ना, इस सीजन में पीते हैं तो वो पी लो, फायदा होगा आपको। ठीक है। It could not explain the doublets obtained in the spectra of some of the atoms. Bohr model is semi-quantum model. It means it includes two quantum numbers E and L, but unfortunately it consider circular motion of electron. देखो क्या कह रही है, Bohr model is semi-quantum model. अच्छा, it means it includes two quantum numbers E and L. दो क्वांटम नंबर की तो बात कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट कंसीडर सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन इज प्रिज्यूम्ड टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली व्हेयरएज इन रियलिटी द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ओके, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डबलेट्स ऑब्टेन्ड इन द स्पेक्ट्रा ऑफ सम ऑफ द एटम्स। करेंगे इस पे चर्चा। ओके, एंड बोहर्स मॉडल इज सेमी क्वांटम मॉडल। इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो अभी आपने क्या कहा, अभी आपने ये कहा, इफ दिस इज द ऑर्बिट एंड लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो मुझको ये बताइए कि कौन सा फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये प्रोवाइड करवा रहा है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यहां से R कैंसल आउट हो गया, ठीक है, हो गया। तो R का एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है आपको, एक R कैंसल आउट हो गया। R का एक्सप्रेशन आपको मिला कुछ ऐसा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, हाईलाइट कर रहा हूं, लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन आपको मिला है R का, ठीक है। तो सर इसमें से बाकी टर्म्स कैसे गायब किया आपने, अप्लाई करो, अप्लाई करो। क्या अप्लाई करना है, MVR इक्वल्स NH अपॉन 2π, सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है। MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2π। तो ये दो एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2, इनकी मदद से आपको मिलता है ये रिलेशन R का। अब यहां पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, H की, एप्सिलॉन नॉट की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। गला बहुत खराब हो रहा है, ठीक है, इसलिए साथ साथ में मैं काढ़ा भी पीता जा रहा हूं। It's very important to at this stage to keep good care of your health, है ना। क्या होता है कि जैसे थोड़ा सा अपन केयरलेसनेस दिखा दो हेल्थ के साथ, तो एफिशिएंसी में आपकी जो है, आपको परफॉर्मेंस में आपके डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, जितना रेगुलरली आप पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत बीमार पड़ जाते हैं ऐसे टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे, तो बैठे बैठाए का नुकसान हो जाता है हमारा। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, पर्सनल मेरा सजेशन ये रहता है स्टूडेंट्स को कि इस टाइम पे जितना आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं उतना ही ध्यान अपनी हेल्थ पे भी दें, ठीक है। क्योंकि अननेसेसरी आपने 2 साल इतनी मेहनत की और अभी एंड मोमेंट पे अगर थोड़ी भी हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो वो आपके परफॉर्मेंस को हैम्पर करता है। ओके, सो दिस इज अ पर्सनल सजेशन दैट आई वांट टू गिव यू, या एंड लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। इफ यू सॉल्व दिस ना,
इफ यू सॉल्व दिस यू गेट आर इक्वल्स टू, आर का एक्सप्रेशन आ रहा है 0.529 टाइम्स ऑफ 0.529। अब ये बताओ कि ये n पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इट्स प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और z पे इनवर्सली। ओके, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, सो सिंपली एक्सप्रेशन आपका बन गया किसी भी गिवन ऑर्बिट का रेडियस इतना यूनिट एंगस्ट्रॉम। बहुत बढ़िया। लेट्स टॉक अबाउट द वेलोसिटी। वेलोसिटी आप कैसे निकाल सकते हैं, सेम एक्सप्रेशन में अगर मैं r की वैल्यू उठा के रख दूं, कौन से एक्सप्रेशन में, इस ही एक्सप्रेशन में ये r की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको उठा के रख दीजिए यहां और बाकी सारी क्वांटिटीज को कर लीजिए कैलकुलेट। समझ रहे हो बात को, समझते चलना, सुनते चलना। आई डोंट वांट यू टू डिराइव इट राइट नाउ, लेकिन कैसे आ रहा है पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कि थोड़ा सा एग्जामिनर ने आपको घुमाया तो आप उलझोगे नहीं छोटी छोटी चीजों में। क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी प्रोपोर्शनल टू, दिस इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। अब हमको ये मालूम है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन बड़ा चंचल होता है, ठीक है, उसको एनर्जी मिलती है, भाग जाता है हायर ऑर्बिट में, लेकिन वहां पे उसका मन नहीं लगता, वहां पे वो ऑर्बिटिंग करता है और 10⁻⁸ सेकंड में वापस आ जाता है। और जब वो वापस आएगा, यानी उसका जब डी एक्साइटेशन होगा, उस समय पे वो एनर्जी रेडिएट करता है। और मान लीजिए कि ये दो शेल्स की बात चल रही है, दिस इज शेल नंबर 1 ऑफ एनर्जी E1 एंड दिस इज शेल नंबर 2 ऑफ एनर्जी E2। और जब आपने इसको एनर्जी दी, इस इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिली, ठीक है, तो क्या हुआ, इसका हो गया एक्साइटेशन, इस इलेक्ट्रॉन का हो गया एक्साइटेशन। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मन लग नहीं रहा है वहां पे, 10⁻⁸ सेकेंड्स में इलेक्ट्रॉन निकल लेगा वापस और ये आ जाएगा इधर। और जब ये वापस आएगा तो इस दौरान ये एनर्जी रेडिएट करेगा। और कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, इतनी एनर्जी रेडिएट करेगा, कितनी, इतनी, यहां लिख देता हूं डेल्टा E, दैट इज नथिंग बट E2। ठीक है, डिफरेंस ऑफ E1 एंड E2 माइनस E2 इनके डिफरेंस के बराबर। और इसको आप क्या लिख देंगे, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू H टाइम्स ऑफ न्यू, या तो HC बाय लैम्डा। और इंडिविजुअल एनर्जीज के एक्सप्रेशन जब आप रखेंगे, इंडिविजुअल एनर्जीज के एक्सप्रेशन रखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी इतनी वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर, n1 जहां पे आ रहा है, n2 जहां से आ रहा है, इतनी बात आप ध्यान रखना। चलिए, अब हमको ये भी मालूम है कि अलग अलग शेल्स से, अलग अलग ऑर्बिट से, आप किस ऑर्बिट में, आप कहां से कहां जा रहे हो, इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं सीरीज को। तो सबसे पहली सीरीज आपके सामने आ रही है लाइमन सीरीज। क्या होती है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज कौन सी सीरीज है, किसी भी ऑर्बिट से आप फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे हो। लेट्स से यू आर कमिंग फ्रॉम 2 to 1, यू आर कमिंग फ्रॉम 3 to 1, यू आर कमिंग फ्रॉम 4 to 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, 2 से 1 में आ जाओ, 3 से 1 में आ जाओ, 4 से 1 में आ जाओ, कहीं से भी आपका फाइनल ऑर्बिट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देन दिस सीरीज इज गोइंग टू बी known as the Lyman series. So this series consists of wavelength which are emitted when the electron jumps from an outer orbit to the first orbit. Simple, ठीक है, सिंपल सी बात है। फाइनल आपका 1 है और कहां से आ रहे हो आप, 2, 3, 4 कहीं से भी आ सकते हो। ठीक है, सो डिफरेंट वेवलेंथ्स यू आर गोइंग टू गेट। आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज, मतलब ये कहां से कहां पे होगा, आपका कहां से आ रहे हो आप, 2 से आ रहे हो, कहां पे जा रहे हो आप 1 पे जा रहे हो। तो कैन वी फाइंड आउट द लैम्डा, याद नहीं रखना है, पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, ये लिख दिया हम लोगों ने। क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सिंपल, इसको आप कर लेंगे अरेंज, दिस इज गोइंग टू बी दी लैम्डा। ओके, लाइमन, आफ्टर दैट बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पर्न। कूल, लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। अब देखिए, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है, -13.6 eV। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए कितनी है, या तो सेकंड ऑर्बिट कह लूं या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक ही बात है। कितना बन जाता है ये, दिस इज -3.4। फिर उसके बाद -1.51, -0.85, -0.54। शुरुआत के देखो ये 2 याद होने चाहिए आपको, बाकी सारे रटने की जरूरत नहीं है, तुरंत डिवाइड बाय n स्क्वायर कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। नाउ सी, दिस इज समथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड। एक्साइटेशन की बात हमने की, क्या बात की हमने बात ऐसी की कि इफ यू कंसिडर द केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को आपने जब एनर्जी दी, ठीक है, ये आ गया फोटोन, ये आ गई एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया भाई साहब, इलेक्ट्रॉन का हो गया इजेक्शन या तो एक्साइटेशन। ओके, नाउ इन दिस सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग, द इलेक्ट्रॉन इज एब्सॉर्बिंग द फोटोन।
है ना, इलेक्ट्रॉन ने फोटोन एक्सेप्ट किया। ओके, तो ये कहलाएगा क्या, ये कहला रहा है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, दूसरी सिचुएशन में जब डी एक्साइटेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, जब डी एक्साइटेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेवलेंथ आपको मिल रही है। ये आपने ऑब्जर्व की, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेवलेंथ, कितनी, लैम्डा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द एमिशन स्पेक्ट्रा। ओके, एमिशन स्पेक्ट्रा। ओके, दैट्स कूल। चलिए बातें बढ़ा देते हैं आगे। हियर वी गो। द वेरियस वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल टू कॉज एक्साइटेशन ऑफ हायर स्टेट आर कॉल्ड द एक्साइटेशन पोटेंशियल। मतलब आप किसी भी शेल से किसी दूसरे शेल में भेजना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो वो कहलाएगा एक्साइटेशन पोटेंशियल। और अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना चाह रहे हैं, मतलब आप उसको इन्फिनिटी पे आखिरी शेल के बाहर, सबसे मतलब सिस्टम के बाहर भेजना चाह रहे हैं, वो कहलाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, द पोटेंशियल नेसेसरी टू एक्सेलरेट द बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टू कॉज आयोनाइजेशन इज व्हाट वी कॉल एज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, we have seen that the energy required to excite the electron from first to second orbit, दोनों का डिफरेंस, पहले का कितना एनर्जी है, माइनस का 13.6, दूसरे का माइनस का 3.4, तो इनका डिफरेंस लो, या था 10.2 eV। तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इतनी एनर्जी बेसिकली आपको देनी पड़ेगी अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना चाहते हैं पहले से दूसरे में। ओके, पहले से तीसरे में, तो फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस ले लो, खेल खत्म। ठीक, energy required to ionize hydrogen is going to be how much, that means you want to send the electron to infinity, वहां पे एनर्जी 0 है, तो 13.6 और 0 का डिफरेंस कितना आ गया, ये this is going to be 13.6 itself, so this is going to be the ionization potential of hydrogen atom. Okay, I hope that the concept is clear। बातें बढ़ाते हैं आगे, करते हैं कुछ सवाल। पहला सवाल आपके सामने है, रीड द क्वेश्चन, सवाल पढ़ लो, 45 सेकेंड्स दूंगा आपको मैं, तुरंत अभी करना है। In the Bohr's model of hydrogen atom, the centripetal force is furnished by the Coulomb attraction between the proton and the electron if A naught is the radius of the ground state, M is the mass, E is the charge of electron, परमिटिविटी। तो करना क्या हमको स्पीड निकालनी है। ठीक है, स्पीड निकाल रही है इलेक्ट्रॉन की। 45 सेकेंड्स आपके पास हैं, so the time starts now, begin। चलो देख लो सवाल पूरा, सब लोग तुरंत जल्दी, सिंपल सा सवाल है एकदम। क्या कहता है सवाल, पढ़ लीजिए सभी लोग। 13 सेकेंड्स हो गए, 14 सेकेंड्स। क्विक 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 क्विक, ऑल ऑफ यू, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी चुपचाप नहीं बैठेगा। क्या ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन है? बिल्कुल डायरेक्ट एक्सप्रेशन है। किस चीज का मैं हिंट दे रहा हूं, आप लोग अपना करते रहें। कोलंबियन फोर्स शुड बी इक्वल टू दी इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट मीन्स m v square divided by r equals to k times of q1 q2 divided by r square। ठीक है, समय समाप्त, समय समाप्त। तो सर क्या सॉल्व हो गया है? ये बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। आपको रेडियस कितना बोल के रखा है? ए नॉट बोल के रखा है। रेडियस कितना बोल के रखा है आपको? ए नॉट बोल के रखा है। दिस इज ए नॉट एंड दिस इज ए नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना दिया आपने, ये बना दिया आपने इक्वेशन। आपको क्या करना है? आपको v कंपेयर करना है। ठीक है, तो हाउ मच इज गोइंग टू बी दी वेलोसिटी? वेलोसिटी इज गोइंग टू बी, वेलोसिटी इज गोइंग टू बी, वेलोसिटी इज गोइंग टू बी रूट ओवर k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m टाइम्स ऑफ a नॉट इंटू e स्क्वायर, है ना। और e को आप निकाल सकते हैं रूट के बाहर, e को आप निकाल सकते हैं रूट के बाहर। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। देख लो जरा कौन सा मैच हो रहा है? सी मैच हो रहा है, सी मैच हो रहा है ना। हाँ, तो ये आंसर है। चलो तेज रफ्तार में अगला सवाल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। क्या कहता है सवाल? अ हाइड्रोजन एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट, अच्छी बात है, ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, इट एमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा व्हेन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट, द वैल्यू ऑफ n इज, n कितना होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। लेट्स डू दिस। 3 2 1 समय शुरू। ठीक है, सेम 30 सेकंड रखते हैं इस बार, आसान सवाल है। नहीं, इसके लिए भी 45 सेकंड ही लो आप। अच्छा सवाल है, ये करो। दिस शुड बी लैम्डा आर माइनस 1। ठीक है, ऐसा कर लो जल्दी। चलो मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग अपना करते रहना।
आई एम सॉल्विंग। एक्सप्रेशन क्या था सर? एक्सप्रेशन था 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1 बाई एन वन स्क्वेयर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वेयर। अब सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एंड इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, कहां से आ रहा है? n से आ रहा है, तो ये लिख दिया आपने 1 बाय 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। खेल खत्म, समय समाप्त। ठीक है, इतने में आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? इसको कर दो अरेंज, इसको कर दो अरेंज। आपको n की वैल्यू ही तो निकालनी है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया 1 बाई आर लैम्डा इक्वल्स 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। तो ये बन गया 1 बाई एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई आर लैम्डा, या तो लैम्डा आर एक ही बात है। ठीक है, एन स्क्वायर कितना बन जाएगा? एन स्क्वायर बन जाएगा लैम्डा आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा आर। ओके, तो यहां से n की वैल्यू मिल गई हमको रूट ओवर लैम्डा आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा आर, यानी कि आंसर नंबर बी। ठीक है, तो चलिए बातों को बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है ये, और पूरी एक्सरसाइज में आप लोगों को +4 -1 करते चलना है। हर क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हर सवाल +4, हर गलत सवाल -1। ठीक है, और तुरंत वेरीफाई करना, जितना समय दे उतने समय में ही सॉल्व होना चाहिए। पढ़ो जरा सवाल। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज दिस मच, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी हाउ मच। तो अब आपको मिल गया कितना? 30 सेकंड का समय। आसान सवाल है इसलिए 30 सेकंड्स। ओके, 30 सेकंड्स फॉर दिस क्वेश्चन, बी क्विक। क्या बोल के रखा है? टोटल एनर्जी आपको देके रखी हुई है -3.4, और आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा क्या जा रहा है? द पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हमको ये मालूम है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट्स नथिंग बट ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल एनर्जी, है ना? और कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3.4, और ये भी नेगेटिव होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा, कितना आ गया ये? -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो सिंपल सवाल था। बातें बढ़ाते हैं आगे, +4 -1 करते चलो। -6.8 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज दिस मच, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। वापस से +4 -1, बहुत आसान सवाल, सिर्फ 20 सेकंड मिलेंगे आपको इस सवाल के लिए। तो करते हैं शुरुआत। 3 2 1 हो जाओ शुरू। 20 सेकंड है, समय शुरू हो चुका है। अरे रे रे, बेइज्जती करवा देता टाइमर। 10 सेकंड बचे, तुम करो तुम तो। ठीक है, चलो 10 सेकंड का तो लगा ही देता हूँ टाइमर। 10 सेकंड बचे, दो जल्दी जवाब, जल्दी कैलकुलेट करो। ABCD देखो, जल्दबाजी में बच्चे गलती करते हैं, कितना भी आसान सवाल लगे, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, चलो टाइम अप। अब हमको ये मालूम है कि एनर्जी डिफरेंस जो होता है कितना बन जाएगा? वो ये बन जाएगा। कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा। कहां से कहां जाना है आपको? कहां से कहां जाना है? दी एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब माइनस का 3.4 माइनस का -13.6, कितना हो जाता है ये हो जाता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लस माइनस में कंफ्यूज तो नहीं होते हो? बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है दी एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो देनी पड़ेगी मतलब पॉजिटिव ही आएगी। सिंपल सा फंडा है। तो आंसर आ गया इतना। चलो बातें बढ़ा देते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या बोलता है? द वेवलेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज कितना? वापस से +4, सिंपल सवाल, -1, सिर्फ 20 सेकंड मिलेंगे। शुरू हो जाओ सभी लोग। चलो 20 सेकंड, 20 सेकंड में निपटाएंगे सवाल। क्या बोल रहा है? वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर। बामर क्या होता है? कहीं से भी आना है, किधर आना है? सेकंड ऑर्बिट में आना है, सेकंड शेल में आना है, तो 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। समय समाप्त, खेल खत्म, आंसर आ चुका है। ठीक है, इसको हम कर लेंगे कैलकुलेट, इसको हम लोग कर लेंगे कैलकुलेट। आंसर आपका आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, नैनोमीटर, 656 नैनोमीटर इज गोइंग टू बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मालूम है हमको इतना होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट सवाल, 1 सेकंड का सवाल था, सिर्फ 1 सेकंड का। ठीक है, चलिए 1 सेकंड से ज्यादा इसमें लगना नहीं चाहिए था, मालूम होता है हम सबको। अगला सवाल आपके सामने है ये। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस मच, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फिर से +4
-1 करेंगे सभी लोग, और इसके लिए आपको मिलेंगे 45 सेकेंड्स। सो 3 2 1 द टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, 45 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन, गेट स्टार्टेड। मैं सॉल्व कर रहा हूं, पड़ोस में आप लोग नहीं देखेंगे। सवाल देख लो एक बार, पूरा सवाल देख लो सब लोग। ठीक है, क्या बोल रहा है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी पता है हमको, बिल्कुल पता है। आपसे क्या पूछा है उसने? उसने आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है। क्या हमको ये मालूम है कि मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n बराबर 3। अच्छी बात है। तो कितनी बन जाएगी एनर्जी? एनर्जी बन जाएगी -13.6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर यानी 9। ये कैलकुलेट कर लो, ये आगे आपके सामने जवाब। ठीक है, सो दिस इज द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। कितना होता है माइनस का 1 पॉइंट माइनस 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 माइनस। काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है, सॉरी। सो वी नीड टू टेक ओनली द मैग्नीट्यूड। सो द आंसर इज गोइंग टू बी प्लस का 1.51। ओके, प्लस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही थी। लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। द बाइंडिंग एनर्जी of electron in hydrogen atom is this much. The energy required to remove electron from first excited state of lithium +2. Okay, first excited state से निकालना है आपको इलेक्ट्रॉन को इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। बड़ी अच्छी बात है। So you are getting 45 seconds for this question. Again 45 seconds +4 -1 मार्किंग स्कीम रहेगी। 45 सेकेंड का समय आपके पास है। हो जाइए शुरू जल्दी से, तेज रफ्तार में। क्या कहा गया? बाइंडिंग एनर्जी आपको देके रखी हुई है। अगर बाइंडिंग एनर्जी आपको देके रखी हुई है, सिंपली हम क्या कर सकते हैं? हम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। आई एम सॉल्विंग इट ओवर हियर, आप लोग मत देखना। इक्वल्स टू -13.6 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। बड़ी अच्छी बात है ना। अब आपको कहां से निकालना है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इक्वल टू 2। तो ये बन जाएगा -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय, बात किसकी चल रही है यहाँ पे? बात चल रही है लिथियम की। तो HHeLi कितना बन जाएगा? कितना बन जाएगा? सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। रियली सॉरी। दिस इज Z² बाय n स्क्वायर। रियली सॉरी, Z² बाय n स्क्वायर। ओके, माय बैड। Z² बाय n स्क्वायर। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? HHeLi, Z बन गया 3, और आप बात कर रहे हो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी 2 का स्क्वायर। ओके, तो इसको आप कर लेंगे कैलकुलेट, ये आ गया आपके सामने जवाब। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। कितना हो जाएगा? -13.6 इंटू 9, -13.6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4। रफली निकाल रहा हूं मैं, रफली कितना आएगा ये? 4 3 12 है ना, 4 चौक 16, और ये 9 4 36, 9 3 27, 30.6 इज द आंसर, -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, चलो बहुत बढ़िया, एग्जैक्ट आंसर आ गया। मजा आ गया, बातें बढ़ाते हैं आगे। हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू अनदर। देखो, मैं भी तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहा हूं, मैं भी पहली बार सॉल्व कर रहा हूं ये सवाल। ठीक है, घर से लटके नहीं आया हूं, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। आप भी वही टास्क लो कि मुझसे पहले आपको सॉल्व करना है। मुझसे पहले सॉल्व करोगे तो आपको मजा आएगा कि हमारे मास्टर से पहले हमने सॉल्व कर लिया। एनीवेज, मुझको एग्जाम देनी नहीं है, आपको देनी है, तो गिवन टाइम में आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, मेरा आए ना आए। चलो, हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अनदर एनर्जी स्टेट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5। अच्छी बात है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन दी एमिशन स्पेक्ट्रा विल बी। बहुत ही सरल डायरेक्ट सवाल, सिर्फ 20 सेकंड आपको मिलेंगे। 3 2 1 हो जाओ शुरू। डायग्राम भी बना के देख लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला हम सबको मालूम है, n इंटू n-1/2। लाइंस खींच के भी देख सकते हो, वेरीफाई होगा। 5 इंटू 4/2, आंसर आ गया 10। ठीक है, सिंपल सा सवाल, +4 -1। लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। अगला सवाल, in the Bohr model of hydrogen atom, the ratio of potential energy to the total energy of electron in a quantum state n is। क्या बोल रहा है ये? बोहर मॉडल में रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू दी टोटल एनर्जी। तो सीधी बात है, हमको मालूम होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका मैग्नीट्यूड होता है ट्वाइस दैट ऑफ दी टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू दी टोटल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल इज टू टोटल, पोटेंशियल 2 गुना होती है, तो आंसर आ जाएगा 2:1। ठीक है, बिल्कुल ओरल सवाल था, इसमें हम लोग समय नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है अगला सवाल आपके सामने? ये है, कंसिडर द स्पेक्ट्रल लाइंस
resulting from the transition of n equal to 2 to n equal to 1 in the atom and ions given below, the shortest wavelength is produced by. shortest wavelength किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? डबली आयोनाइज्ड लिथियम, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम, ड्यूट्रियम, हाइड्रोजन। चलो 10 सेकंड का समय है, 3 2 1 हो जाओ शुरू। 20 सेकंड का समय है, 3 2 1 हो जाओ शुरू। +4 -1 20 seconds. Quick. What the question says? What the question says? n equal to 2 से n equal to 1 की बात चल रही है, तो किससे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग? किससे कंपेयर कर सकते हैं? 1 बाय लैम्डा का एक्सप्रेशन लिख दीजिए, 1 बाय n 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n 2 स्क्वायर। ये किसके लिए होता है एक्सप्रेशन? ये होता है हाइड्रोजन के लिए। अब अगर मुझको जनरल एक्सप्रेशन लिखना है तो हमको मालूम है एक्सप्रेशन में क्या आएगा, एक्सप्रेशन में z स्क्वायर भी आएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 बाय लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, यानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। आपसे क्या पूछा है? आपसे ये पूछा है, आंसर आ चुका है। आपसे क्या पूछा है? आपसे बोल रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसके लिए होगी, तो वो उसके लिए होगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जिसके लिए मैक्सिमम z है ना। और दिख रहा है हमको क्या क्या है? हीलियम, लिथियम, ड्यूट्रियम। लिथियम खत्म, खेल खत्म। ए आ गया आंसर आपके सामने, ठीक है। तो ए इज द आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो वी डोंट हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की करते हैं शुरुआत। बहुत बढ़िया, आइए करते हैं कॉन्सेप्ट शुरू। बिल्कुल तेज रफ्तार में, धड़ाधड़ एकदम तेज स्पीड में करेंगे सारे कॉन्सेप्ट, सारे सवाल। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई की बात चल रही है। क्या होता है न्यूक्लियाई? ये होता है न्यूक्लियाई, ठीक है। क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स। ओके सर, क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ओ हो, अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अच्छा, तो न्यूक्लियॉन्स जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हो उसको? एक्स जेड ए। जेड क्या है भाई साहब? जेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, बड़ी अच्छी बात है। और ए क्या है? ए क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, जिसमें कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों एडेड है। बड़ी अच्छी बात है। ये न्यूक्लियस की चर्चा चल रही है, इसका इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। अब आइसोटोप की अगर हम बात करें, वो स्पीशीज जिनके लिए Z सेम है, यानी प्रोटॉन्स का नंबर सेम है, ठीक है, ए अलग अलग है, वो कहलाएंगे आइसोटोप। उसके अलावा आइसोबार सेम ए, आइसोटोन सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A - Z, ठीक है। चलिए ध्यान रखना, मालूम होता है हम सभी को, कई बार पढ़ चुके हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस जो है इसका ऑर्डर होता है फर्मी 10⁻⁻15। और दूसरी बात यह है कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है ये प्रोपोर्शनल होता है a की पावर 1/3 के। अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात, ठीक है। सो इफ द size of the, if the let's say atomic mass increases, mass number increases, a increases, then definitely the size increases। और ये रिलेशन होता है, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो आएगा एक कांस्टेंट, दैट्स r0 a⁻1/3। r is equal to r0 a⁻1/3। r0 होता है एक कांस्टेंट, r0 होता है एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 1.2 फर्मी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान रखनी है बातें बढ़ा देते हैं आगे। इसके बाद अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की, तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा 4/3 πr3। r को लिख दोगे r0 a⁻1/3 का क्यूब, तो ये आपने कर दिया, तो कितना बन गया? ये प्रोपोर्शनल आ गया a के। किसके प्रोपोर्शनल आ गया? a के प्रोपोर्शनल आ गया। बड़ी अच्छी बात, ओके। मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करो, सो इट्स मास इज क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू ग्राम और केजी, therefore it is measured in another unit called AMU। AMU में मेजर करते हैं हम लोग, मालूम है हमको, ठीक है। दूसरी बात, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर A क्या होगा? बेसिकली मास क्या होगा? न्यूक्लियस के मास की बात चल रही है। सो दिस इज बेसिकली A, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियस है, अब इसके अंदर मान लो 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन है, 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन, बना नहीं रहा हूं, या 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो कितने न्यूक्लियॉन है? 4 न्यूक्लियॉन है, ठीक है। मतलब A नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। आप किस में कैलकुलेट करोगे? एटॉमिक मास यूनिट में कैलकुलेट करो। करेंगे अभी सवाल इस पे हम लोग, ठीक है। क्विक रिकैप चल रहा है सारे कॉन्सेप्ट्स का, देखते चलो, इसी पे सवाल आएंगे अभी। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है भाई साहब? डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट बात है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, सुन लेना ध्यान से, सुन लेना। न्यूक्लियस के डेंसिटी की बात चल रही है। डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छा,
वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मास क्या होता है? एक न्यूक्लियन का मास इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब को आपने आर नॉट क्यूब इंटू ए टू दी पावर 1/3 का क्यूब, जिसको आपने ए लिख दिया। बड़ी अच्छी बात, ए कैंसल आउट, निपट गए। डेंसिटी जो होती है ये कांस्टेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए। मतलब आप किसी भी मटेरियल की बात करो, छोटे या बड़े, डेंसिटी जो है इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ए। बड़ी अच्छी बात है। अलग अलग एलिमेंट्स के लिए ऑर्डर इसका कितना होता है लिखा हुआ है आपके सामने, इतना ऑर्डर इसका होता है। चलो, फोर्सेस एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर की अगर मैं चर्चा करूं, न्यूक्लियस के अंदर घुस जाओ तो सवाल ये उठता है कि सर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। बिल्कुल है बेटा। तो प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन नहीं हो रहे हैं क्या? बिल्कुल हो रहे हैं। तो सवाल उठता है कि सर ये टिका कैसे हुआ है? टिका कैसे हुआ है? फोर्स कौन कौन से हैं? आपने कहा कि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। इलेक्ट्रो, शॉर्ट में लिख देता हूं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके अलावा इसके अंदर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके अलावा इसके अंदर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सवाल उठता है कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के बाद भी ये टिका कैसे हुआ है? तो एक बहुत ही डोमिनेंट फोर्स कहानी में आता है, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। बड़ी अच्छी बात है। न्यूक्लियर फोर्स कहानी में होता है जो इन सबको बांध के रखता है। तो ये बात कर ली हम लोगों ने फोर्सेस की। ग्रेविटेशनल सबसे कमजोर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दी प्रोटॉन्स, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा होता है। न्यूक्लियर फोर्स सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक तो नहीं, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इसके बारे में बात क्या है कि ये एक बहुत ही शॉर्ट रेंजिंग फोर्स है, बहुत ही कम रेंज में ये लगता है। कौन से फोर्स की बात कर रहा हूं मैं? न्यूक्लियर फोर्स की। अच्छा, फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स की अगर चर्चा की जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, बिल्कुल है। न्यूक्लियर फोर्स कैसा है भाई साहब? दूसरा कलर लेते हैं, ये सुंदर लगता है ना, ये कलर बढ़िया लगता है, नींबू का कलर। नींबू हो भी बहुत महंगे रहे हैं आजकल, ये बढ़िया। चलो यही यूज कर लेते हैं, लेमन, यही काम चला लेते हैं लेमन का, ठीक है। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स वर्क्स ओनली इन द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। और वो भी बहुत ही छोटे से शॉर्ट रेंजिंग होता है बहुत ही। न्यूक्लियस के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह में वैनिश हो जाता है। और ये किसके बीच में लगता है? ये प्रोटॉन के बीच में लगता है, या न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, सबके बीच में लगता है। ये प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये न्यूक्लियॉन्स पे लगता है। और बहुत ही शॉर्ट रेंजिंग फोर्स है, 3-4 फर्मी के आसपास में निपट जाता है। और यही रीजन होता है कि बड़े वाले जो न्यूक्लियस होते हैं, बड़े बड़े न्यूक्लियस, उसमें एक जगह से दूसरी जगह पे ये फोर्स काम नहीं कर पाता है, जिस वजह से छोटे छोटे हिस्से होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, जहां पे के ये फोर्स एक्ट करता है। और इस रेंज के बाहर ये फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो न्यूक्लियस की, हैवी न्यूक्लियस की हो जाती है स्पॉन्टेनियस डीके, जिसको हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी में। ओके 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 ओके। अब बात कुछ ऐसी है कि हर चीज संसार में जो है ना, हर चीज किसकी तरफ टिल्ट हो रही है? स्टेबिलिटी की तरफ। तुम पढ़ रहे हो, पढ़ के क्या करोगे? पढ़ के काम करोगे, पैसा कमाओगे, शादी करोगे, ये चीजें आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाएगी। लेकिन आप धीरे धीरे जो है एक स्टेबल इंसान बनोगे। स्टेबल इंसान, मैं जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं, कोई पर्सनली ना ले। शादी हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, एनर्जी तुम्हारी चली जाएगी। तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी की। ओके, सो एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर आपके पास मान लो ये कुछ न्यूक्लियॉन्स हैं, छोटे न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, खुले रखे हुए हैं, 5-6 प्रोटॉन, 5-6 न्यूट्रॉन। ये आए नजदीक, ठीक है, नजदीक या बड़ी झुंड बना के रहने लगे, एक इन्होंने समाज बना लिया, ठीक है, एक कस्बा बना लिया इन्होंने। अब इसमें क्या है? इसमें प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, ठीक है, प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स भी है। बड़ी अच्छी बात है ना। और सवाल ये उठता है कि ये आए क्यों, अपने आप रहने क्यों लगे साथ में आके? डेफिनेटली कोई ना कोई फायदा हो रहा होगा, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ी इस सिस्टम की। और अगर स्टेबिलिटी बढ़ी है तो एनर्जी घटी है, एनर्जी घटी है। और अगर 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 एनर्जी घटी है तो गई का एनर्जी, एनर्जी लिबरेट हुई है किसी फॉर्म में। अब वो किस फॉर्म में लिबरेट हुई है? आइंस्टीन साहब ने हमको ये बताया कि ये लिबरेट होती है मास के फॉर्म में, या तो और स्पेसिफिकली कहूं तो मास डिफेक्ट के फॉर्म में। कितनी एनर्जी लिबरेट होती है? इतनी एनर्जी लिबरेट होती है, डेल्टा m टाइम्स ऑफ c स्क्वायर। अच्छा,
ऐसा, यस। सो इज द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद मास एम सी स्क्वायर, वैल्यू आप रखोगे और ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, डायरेक्टली आपको कन्वर्जन फैक्टर में बताऊंगा। 931 MeV एक AMU के डेल्टा, एक AMU के मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी आपको मिलेगी, 931 मेगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मास डिफेक्ट, मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब अगर मैं बात करूं, ये लेफ्ट वाला मास ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये क्या है, ये है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये टू 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 आवाज कहां से आ रही है, अरे 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 अरे, एक सेकंड रुक जाइए जरा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये पॉपअप साउंड कहां से आ रहा है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। या सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ओके, हो जाता है कभी कभी। So what I was saying that what I was saying, कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियस, हाँ डेफिनेटली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट का मास रहा होगा ज्यादा और यहाँ पे मास कम हुआ है, मास के फॉर्म में एनर्जी लिबरेट हुई है, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन लिबरेटेड, ओके। चलिए, तो मास डिफेक्ट कितना लिख देंगे आप लोग, मास डिफेक्ट आप लिख देंगे मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास कितना है, प्रोटॉन का मास इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन का मास इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन का मास इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, इसको भूल जाओ अभी, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको हटाओ, ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज द मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दिस इज द मास ऑफ, फिर से आप बताइए, देखते हैं, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, एंड दिस इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस, एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। बड़ी अच्छी बात है, चलो बातें बढ़ा देते हैं आगे, ओके। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली आप ऐसा कह लो कि कितनी एनर्जी उन कॉन्स्टिट्यूएंट से खींच ली जाए, निकाल दी जाए, ठीक है, कि वो न्यूक्लियस बन जाए, या न्यूक्लियस को कितनी एनर्जी दे दी जाए कि वो ब्रेकअप हो जाए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, ओके। सो बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द न्यूक्लियस इनटू इट्स nucleons, and definitely it's going to be delta m times of c square. It's always positive and numerically equal to the energy equivalent to the mass defect, equivalent of the mass defect, okay। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे, ज्यादा स्पेसिफिक टर्म होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिससे कि हम स्पेसिफिकली किसी भी एलिमेंट की चर्चा कर सकते हैं। इस तरह का ग्राफ जाता है, वैल्यूज रटनी नहीं है, लेकिन ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि आयरन की चर्चा करें अगर हम लोग, सो it is having the maximum amount of binding energy, okay। किसके लिए, आयरन के लिए, maximum is for the isotope of iron and this is 8.8 MeV, so that's why it's considered as the most stable nucleus. The value of binding energy per nucleon decides the stability. It is obtained by dividing the binding energy by the mass number, yes। The following graph that we have seen, it shows the variation of binding energy, okay, per nucleon against the A। अब बात बढ़ा देते हैं हम लोग आगे, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिव डीके की, रेडियो एक्टिव डीके की तीन तरह के रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, अल्फा बीटा और गामा डीके। अल्फा रेज बेसिकली क्या होती हैं, दीज आर दी स्ट्रीम्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, ओके, मालूम है हमको, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, ठीक है। अब हमें ये मालूम है कि एक हैवी न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियस डीके करने लगता है, स्पॉन्टेनियसली डीके होने लगता है, और लेट्स से इफ देयर आर इनिशियली n नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, और लेट्स टेक इट एज n0, so they keep on decaying, okay। so what happens over here, ये बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, कम हो रहे हैं, है ना, कम हो रहे हैं। अब किसी भी इंस्टेंट पे हमने कह दिया कि ये n नंबर अवेलेबल है, so what's the relation between n and n0, n equal to n0 a to the power minus lambda t, n equals to n0 a to the power minus lambda t। बड़ी अच्छी बात है। अब वो समय जिसपे कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई किसी भी मटेरियल के आधे हैं, मतलब मान लो कि आपने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, लेट्स से यूरेनियम की बात कर रहे हो, शुरुआत में 1 लाख न्यूक्लियाई थे, वो हो गए
50,000, लाख का आधा 50,000 होता है ना, 50,000 हो गए, कितनी देर में हुआ? वो कहलाएगी उसकी हाफ लाइफ, वो कहलाएगी उस सैंपल की हाफ लाइफ। ओके, दैट्स गोइंग टू बी कॉल्ड एज द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल। ये रहा एक्सप्रेशन, ध्यान रखना है 0.639 यानी कि ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। ओके, तो चलिए बातों को बढ़ा देते हैं आगे। इसके बाद हमको देखना है मीन लाइफ या तो एवरेज लाइफ, जिसको हम टीए से डिनोट करते हैं। तो पहले डेफिनेशन समझते हैं व्हाट इट सेज दैट इट इज द सम ऑफ टाइम्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इन अ सैंपल डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव सैंपल्स। अब अगर आप इसकी वैल्यू निकालें, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 1/λ। अब इसका अर्थ क्या है, मीनिंग समझते हैं इसका। आपने कहा n इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, और टी को हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं टीए, और टीए को अभी अभी आपने कितना कह दिया, अभी अभी टीए को आपने कह दिया 1/λ, तो n आ गया n नॉट ई टू दी पावर -1, ठीक है, यानी कि n नॉट डिवाइडेड बाई ई, और इसकी वैल्यू जब आप रखते हैं e की तो आपको मिलता है n इज इक्वल टू n नॉट टाइम्स ऑफ 0.37, है ना। मतलब क्या है इस बात का, इस बात का मतलब ये कि अगर आप मीन लाइफ की बात करो तो कितना सैंपल बचा हुआ है, कितना सैंपल प्रेजेंट है, इतना प्रेजेंट है, ठीक है, 37% ऑफ द सैंपल इज प्रेजेंट। दूसरा मतलब क्या निकला इस बात का, इस बात का दूसरा मतलब क्या निकला, इस बात का दूसरा मतलब ये निकला कि 37% बचा है, मतलब 63% खत्म हो गया, निपट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। तो हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं हाफ लाइफ का और मीन लाइफ का। हाफ लाइफ में क्या होता है 50% डी के 50% बचा है, बड़ी अच्छी बात। मीन लाइफ में क्या होता है 63% खत्म हो गया, 63 मतलब 63, और 37% 37% बचा हुआ है, ठीक है, सिंपल सी बात। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल, इट इज द रेट ऑफ डीके ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल, दैट्स नथिंग बट dn by dt, ठीक है, कि किस रेट पे वो खत्म हो रहा है, किस रेट पे वो डीके हो रहा है। ओके, एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल एट एनी इंस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, दैट मींस r is proportional to n. r also decreases exponentially with respect to time, same as the number of active nuclei decreases. जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिक्रीज होंगे वैसे वैसे उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी डिक्रीज होगा। r is not a constant with n, m and time, while lambda, th and ta are constants, ठीक है। रेट चेंज होता है, ठीक है, रेट चेंज होता है, और अगर आप लैम्डा, हाफ लाइफ और मीन लाइफ की बात करो तो ये होते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक। तो आइए आ जाते हैं सवाल पे। पहला सवाल आपके सामने है ये, व्हाट इट सेज, रीड द क्वेश्चन। एन अल्फा पार्टिकल of energy this much is scattered through 180 degree by a fixed gold nucleus, z दे के रखा है। the distance of closest approach is going to be, hint, simply kinetic energy को potential energy के बराबर कर दीजिए। कैलकुलेट करके आंसर निकालने के लिए आपको मिल रहे हैं 45 seconds, so the time starts now, all of you begin quickly the time starts now, all of you begin। +4 -1 है, कैलकुलेशंस करते चलना है सेशन में अपने मार्क्स की। ओके, all of you are going to calculate your marks within the session itself। Quick, all of you, be fast। क्या कर देंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस हाफ ऑफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। ओ सॉरी k q बाय r, है ना। सो r इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो और आंसर इसका निकालो। इसका आंसर आपके सामने आएगा B। ओके, कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग, B इज गोइंग टू बी द आंसर। कैलकुलेशन में हम लोग समय वेस्ट नहीं करेंगे। अगला सवाल, द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल इज R1 at time t1 and R2 at time t2 if the half life of the specimen is t, the number of atoms that have disintegrated at the time t2 minus t1 is proportional to, ठीक है। तो अच्छा सवाल है, इंफॉर्मेशन आपको पूरी देके रखी है, 45 सेकंड से ज्यादा इसमें लगना नहीं चाहिए। +4 -1 आपको इस सवाल के लिए भी करना है, और एंड में अपने मार्क्स खुद को कैलकुलेट करना है, ठीक है, देखना है कि कितने सही कितने गलत आपने किए हैं। सो बिगिन क्विकली, लेट्स सी व्हाट यू डू। हियर वी गो 45 सेकंड्स। क्या लिख सकते हैं आप लोग, रिलेशन, एन का रिलेशन निकाल दीजिए। व्हाट कैन यू से अबाउट एन, यू कैन से दैट r इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा, r इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा, और आपने लैम्डा को क्या लिख दिया, ln2 डिवाइडेड बाई t हाफ, ठीक है, और आपको हाफ लाइफ जो है वो देके रखी हुई है, ठीक है, डिवाइडेड बाई t हाफ। तो ये एक्सप्रेशन से आप n जनरेट कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से आप n जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार n जनरेट कर लिया,
ठीक है, टी के टर्म्स में ले आओ, टी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एन टाइम्स ऑफ एल एन टू डिवाइडेड बाई आर। तो T1 का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, T1 का एक्सप्रेशन बन जाएगा n टाइम्स ऑफ Ln2 डिवाइडेड बाई R1, और T2 का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, T2 का एक्सप्रेशन बन जाएगा n टाइम्स ऑफ Ln2 डिवाइडेड बाई R2, ओके, N1 N2। तो आपको क्या निकालना है, आपको सिंपली निकालना है डिफरेंस N1 और N2 का, ठीक है। तो एक्सप्रेशन बना दो, N1 को आप क्या लिख सकते हो, N1 को आप लिख दोगे T1 टाइम्स ऑफ R डिवाइडेड बाई Ln2, और इसको आप क्या लिख दोगे, इसको आप लिख दोगे N2 इक्वल्स टू T2 टाइम्स ऑफ, एक सेकेंड है ना, लिख ही देते हैं इसको, इसको आप लिख दोगे T2 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 R2 डिवाइडेड बाई Ln2, है ना। आपको क्या निकालना है, T2 माइनस N2 माइनस N1, तो कितना बन जाएगा, N2 माइनस N1 इक्वल्स टू T2 R2 बाई Ln2 माइनस T1 R1 होल डिवाइडेड बाई Ln2, मतलब इट इज प्रोपोर्शनल टू T2 R2 माइनस T1 R1। प्रोपोर्शनलिटी की बात करनी है, सॉरी हमको N1 माइनस N2 करना था क्योंकि डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ओके। ऐसा करेंगे तो ये छोटा होने वाला, दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, इन शॉर्ट दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। आई होप दैट द पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। तो बातें बढ़ा देते हैं हम लोग, एक सेकेंड, इफ द हाफ लाइफ, सॉरी मैंने T1 T2 लिख दिया, कहा हाफ लाइफ था लेकिन टाइम मैंने T1 T2 लिख दिया है, दिस इज गोइंग टू बी हाफ लाइफ, दैट्स T, ओके, रियली सॉरी, माय बैड। तो यहाँ पे हमने रख दिया हाफ लाइफ, ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, अभी ध्यान गया मेरा, रियली सॉरी, ह्यूमन एरर, है ना। तो ये हमने कितना लिख दिया, ये हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, क्या लिख, ये हाफ लाइफ लिख दिया, ठीक है, दिस इज T, दिस इज T, ओके ओके, है ना। तो ये आंसर आपके सामने आ जाएगा N1 माइनस N2 का, सेम उसमें T1 इक्वल टू T2 को हाफ लाइफ हम रख देंगे तो आंसर इन शॉर्ट D आ जाएगा। तो D इज द आंसर, ओके। ऑल्दो मैंने एक्सप्रेशन में कहा हाफ लाइफ था लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मैंने T1 T2 रख दी वैल्यू, तो ये ह्यूमन एरर है जो कई बार लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हो जाते हैं, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंटिन्यूसली अलर्ट। अगला सवाल +4 -1। आई होप कि आप लोग एक्चुअली मेरे साथ अभी सॉल्व करते जा रहे हैं और उतने टाइम में मैच कर रहे हैं कि आपके क्या आंसर आ रहे हैं, ओके। सो 2 radioactive materials A and B have decay constants 10 lambda and lambda respectively. If initially they have the same number of nuclei, then the ratio of the number of nuclei of A is to B will be 1 by E after a time. कितने टाइम के बाद होगा 1 by E? तो 45 सेकंड आपके पास हैं, जल्दी से कर दीजिए शुरू। 45 seconds for this particular question. Quick. क्या कहता है सवाल, एक है 10 लैम्डा, एक है लैम्डा, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A is to B आफ्टर अ टाइम ऑफ 1 by E। n को क्या लिख सकते हैं हम लोग, n को हम लोग लिख सकते हैं n0 e टू दी पावर माइनस लैम्डा t, है ना। तो एक केस में आप क्या लिख देंगे, एक केस में आप लिख देंगे n0 e टू दी पावर माइनस 10 लैम्डा t, दूसरे केस में आप क्या लिख देंगे, दूसरे केस में आप लिख देंगे n2 n0 e टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने निकालना है टाइम अप, आपको क्या करना है, आपको निकालना है द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A is to B, N1 is to N2 का रेशो। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा e टू दी पावर माइनस 10 लैम्डा, ठीक है, T ऊपर जाएगा, बन जाएगा प्लस प्लस लैम्डा T, मतलब क्या बन जाएगा e टू दी पावर माइनस 9 लैम्डा T, और T की वैल्यू कितनी कह दी आपने, T की वैल्यू आपने कह दी 1 बाई E। T की वैल्यू कितनी कह दी आपने, T की वैल्यू कह दी 1 बाई E, है ना, T की वैल्यू 1 बाई E गई है ना। निकालना क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A is to B, तो कितना बन जाएगा ये Na Nb, एक सेकंड कुछ गलती हो गई है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ, ओ सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, ये बन गया आपका एक्सप्रेशन N1 डिवाइडेड बाई N2, जिसको कि आपने लिख दिया 1 बाई E, बड़ी अच्छी बात है। और ये कितना बन गया, ये बन गया e टू दी पावर माइनस 9 लैम्डा T, है ना। तो N1 बाई N2 देके रखा है 1 बाई, N1 बाई N2 1 बाई देके रखा हुआ है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा e टू दी पावर माइनस 1। इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए इनकी पावर्स, तो -1 इक्वल्स टू माइनस 9 लैम्डा T, E की वैल्यू आ गई 1 बाई 9 लैम्डा, सिंपल, ठीक है।
तो आंसर आपके सामने आ गया डी। आंसर आपके सामने आ गया डी। अगला सवाल, चलिए तो फिर बातों को बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने ये है, क्या कहता है सवाल? The question says that the relationship between the decay constant lambda and the half life of a radioactive substance is going to be, कितना होता है, क्या रिलेशन होता है? We know that t half is equals to lambda ln2 divided by lambda, है ना। 20 सेकंड का समय है, सभी लोग शुरू हो जाओ। 20 सेकंड का समय है, सभी लोग शुरू हो जाओ। 20 सेकंड में आंसर देना और +4 -1 करना है। सेशन के एंड में आप लोग अपने अपने स्कोर्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, तो t हाफ इज ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। बहुत अच्छी बात है। तो ln2 को आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ 2 विद बेस e डिवाइडेड बाय लैम्डा। अच्छी बात। log 2 विद बेस e को आपने लिख दिया log 2 विद बेस 10 डिवाइडेड बाय log e विद बेस 10, और यहाँ पे है लैम्डा। ओके, तो देखो जरा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है लैम्डा का। लैम्डा का ये ऑप्शन मैच हो रहा है ना, तो ये है आंसर, डी इज द आंसर। ओके, लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। अगला सवाल, कुछ सवाल और हैं, कुछ सवाल और कर रहे हैं हम लोग। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये सवाल कीजिए। द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 न्यूक्लियाई ऑफ मास 1 and 64 रेस्पेक्टिवली आर गोइंग टू बी, तो R1 by R2। 10 सेकंड का समय आपके लिए, तेज रफ्तार में। टाइम स्टार्ट्स नाउ, ऑल ऑफ यू। +4 -1। R1 by R2 is A1 by A2 to the power 1/3, A1 by A2 to the power 1/3, यानी 1:64 की पावर 1/3, यानी आंसर आ गया 1:4। तो आंसर है इसका बी। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, ये पढ़ो वाला सवाल को, क्या कहता है ये? 2 न्यूक्लियाई हैव मास नंबर दिस एंड दिस, द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज। 3 सेकंड का समय। ठीक है, 3 2 1 और टाइम अप। क्या है इसका आंसर? इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपका? डी। जितने भी लोगों ने डी मार्क किया वो अपने स्कोर्स लिख लेना, बाकी लोग अगर गलत किया है तो ईमानदारी से माइनस कर देना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आपको बताने हैं। बहुत सिंपल सवाल है, छोड़ रहा हूं आपके लिए, करके देख लेना। ठीक है, तो एनीवेज लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन लाइफ z एंड द डीके कांस्टेंट लैम्डा। मीन लाइफ को अगर आप z कह देते हैं, दैट सिंपली इक्वल टू 1 by लैम्डा। अभी हम लोगों ने पढ़ा थोड़ी देर पहले। 1-1 सेकंड के सवाल हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आंसर्स आपके सही आ रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल, इफ हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 30 सेकेंड्स, द डीके कांस्टेंट, so lambda equals to 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 0.02 समथिंग, मतलब एक ही ऑप्शन है इतना। दैट मीन्स द आंसर इज गोइंग टू बी सी। ओके, तो बातें बढ़ा देते हैं आगे। अगला सवाल क्या कहता है? हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस इज 40 दिन, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 3/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास डीके। मतलब एक सब्सटेंस आधा हो जाता है, n0 से n0/2 हो जाता है कितने समय में? 40 दिन में। 40 दिन में। ठीक है, 40 डेज में। आपको बात करनी है 3/4 होने की। आपको कितनी बात करनी है? 3/4 होने की। मतलब कि 3/4 द टाइम फॉर 3/4 डीके। 3/4 डीके हो गया तो बचा कितना है? बचा कितना है? 1/4 ऑफ n0 बचा हुआ है। अच्छा, n/n0 n/n0 को अगर हम कंपेयर करें तो वो कितना आता है? वो आता है हाफ द नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। यहां पे ऐसे शब्दों में लिख देता हूं मैं। ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, है ना। और n/n0 कितना करना है आपको? ये n है, n/n0 आपको दिख रहा है कितना? n/n0 है 1/4, तो ये बन गया 1/2 टू दी पावर नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। अब नंबर ऑफ हाफ लाइव्स को मैं स्मॉल n लिख रहा हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो स्मॉल n को आप क्या लिख सकते हैं? 1/4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गई 2 हाफ लाइफ का मतलब होता है 80 दिन। 2 हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? 2 हाफ लाइफ का मतलब होता है 80 दिन। तो यहां पे होते हैं हमारे सवाल खत्म। ठीक है, तो अब आप लोगों का क्या करना है? आपको अपने अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में मुझको बताने हैं, है ना। अपने अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में आपको स्कोर्स इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो आई गेस कि इस सेशन में नियरली हमारे 11 और 10 21 सवाल हुए। तो 21 × 4 यानी 84 मार्क्स का सेशन था। 84 वाज द मैक्सिमम मार्क्स करस्पॉन्डिंग टू द सेशन। तो आपके कितने स्कोर आए हैं आउट ऑफ 84 ये आपको बताना है। ठीक है, 84 में से आपका क्या स्कोर है ये आपको बताना है।
ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोग मजे से जियो, काम धंधा करो, बढ़िया मजे से अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहो और कुछ बेहतरीन करके दिखाओ। ठीक है, चलो बाय।